नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज आपका ये 6 सेट है, 6वां सेट है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन का एक सेट्स दे रहे हैं और इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक टॉपिक से रिलेटेड जितने मैटर हो सकते हैं और जितना अधिक क्वेश्चन हो सकता है वो आपको मिले। इस सीक्वेंस में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, इसमें हम अलग अलग चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को ले रहे हैं। किसी सेट में थोड़े टफ क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो किसी सेट में थोड़े से आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन ये सब वो क्वेश्चन हैं जिनका संबंध सीधे आरओ से है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरओ के साथ साथ ये यूपीपीसीएस प्री के लिए भी, यूपीएससी यानी आईएएस के प्री के लिए भी साथ में, और जितने भी और वनडे टाइप के एग्जाम्स भी हैं, चाहे वो एसएससी बैंक रेलवे का ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी में लोअर सबऑर्डिनेट का ही क्यों ना हो, या अदर पीएससीज के, अदर स्टेट्स के भी जो इस टाइप के एग्जाम्स हैं वनडे लेवल्स पर, उन सब के क्वेश्चंस में आएंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि एक क्वेश्चन में हम कम से कम आपको 4-5 चीजें एक्स्ट्रा बता सकें, जिससे आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सके। अगर फिर भी किसी में डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो आप लोग कमेंट करके हमसे इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग। पहला क्वेश्चन, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, यह क्वेश्चन है। पहला कह रहा है ऑप्शन इसमें यूरिएस, बी कह रहा है सल्फेटेस, अगला है ट्रिप्सिन और अगला है प्रोटीएस। एक्चुअली इसमें एक एक ऑप्शन को समझिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रोटीनों के पाचन में, ठीक है ना, यानी प्रोटीन के पाचन से किसका संबंध है, इसमें ऐसे कौन से एंजाइम जिनका संबंध किससे है? प्रोटीन के पाचन से है। आप जरा देखिए, ये जो यूरिएज है इसको देखिए। यूरिएज जो है एक्चुअली जो लाइसोसोम होता है जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में, ठीक है, लाइसोसोम में कुछ अम्लीय अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं। अम्लीय अपघट्य से मतलब क्या है? अम्लीय अपघट्य उन्हें कहते हैं जो एसिडिक मीडियम वाले एंजाइम हैं, जो अम्लीय माध्यम जो है वो बनाते हैं भोजन का। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम वाले एंजाइम्स हैं। अब जो ये एंजाइम्स हैं इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें कई आते हैं, जैसे सल्फेटेज है, प्रोटीएज है, न्यूक्लिएज है, मैलिएज है। ठीक है, ये सब कौन से एंजाइम है? ये सब एसिडिक मीडियम वाले एंजाइम है, अम्लीय अपघट्य वाले एंजाइम है। इन्हीं एंजाइमों की सहायता से लाइसोसोम क्या करता है? जब ये कोशिका में उत्पन्न करता है इनको, तो कोशिका अपने आप से गलने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है और कोशिका धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है ना, और यानी क्या करता है लाइसोसोम? लाइसोसोम कोशिका को मारने का भी काम करता है। लेकिन आप जानते हैं इस श्रृंखला में, इस क्रम में लाइसोसोम खुद भी समाप्त हो जाता है, इसीलिए हम लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका में आत्महत्या की थैली, कोशिका में आत्महत्या की थैली। ये तो बात हमने किसकी कि ये जो एंजाइम देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, बेसिकली दे आर एसिडिक मीडियम एंजाइम्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द लाइसोसोम्स। ये अम्लीय माध्यम वाले एंजाइम हैं और इनका उत्पादन लाइसोसोम करता है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन डाइजेशन में, प्रोटीन के पाचन में। तो प्रोटीन के पाचन में कौन इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन के पाचन में इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रिप्सिन। कैसे समझिएगा, दो एंजाइम है, एक है पेप्सिन और दूसरा है ट्रिप्सिन। एक है पेप्सिन और दूसरा है ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो हमारा एंजाइम है, जो ये पेप्सिन एंजाइम है, ये कहां पर पाचन करता है? आमाशय में। ये कहां पर निकलता है? आमाशय में, यानी स्टोमक में, स्टोमक में। ठीक है, आमाशय में है। ठीक, एक बात और, आमाशय में ये किस माध्यम में काम करता है? एसिडिक मीडियम में। आप सब जानते हैं कि जो आमाशय का माध्यम होता है वो कैसा होता है? अम्लीय माध्यम होता है। लेकिन जो ये ट्रिप्सिन देख रहे हैं आप, ये जो ट्रिप्सिन देख रहे हैं, ये कहां पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में
होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम जो होता है आप लोग जानते होंगे, वो बेसिक मीडियम होता है। कैसा होता है? क्षारीय माध्यम होता है। कैसा माध्यम? क्षारीय माध्यम होता है, ठीक है ना। तो पेप्सिन जो है ये कहां पर है? आमाशय में है। लेकिन ये जो ट्रिप्सिन देख रहे हैं आप, ये कहां पर है? छोटी आंत में है। और इन दो और इस ट्रिप्सिन का संबंध किससे है? किससे है? प्रोटीन के पाचन से है, ठीक है। प्रोटीन, ट्रिप्सिन का संबंध प्रोटीन के पाचन से है और पेप्सिन का संबंध भी किससे है? प्रोटीन के ही डाइजेशन से है, प्रोटीन के ही पाचन से है, ठीक है ना। लेकिन पेप्सिन कहां पर है? आमाशय में काम करता है, जबकि जो ट्रिप्सिन आपका है वो छोटी आंत में होता है। तो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रिप्सिन हो जाएगा। यानी आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत। विटामिन ई के बारे में हमने आपको बताया था कि विटामिन ई जो है एक तरह से वाटर, एक तरह से सॉल्व जो है क्या है? एक तरह से ये घुलनशील विटामिन है, ठीक है। क्या है? घुलनशील विटामिन है, ठीक है। इसका काम क्या है? विटामिन ई का काम है बालों का जो झड़ना है, एक तो उसको रोकना, ठीक है, बालों के झड़ने को रोकना, और बालों के झड़ने के साथ साथ जो है जनन क्षमता में वृद्धि करना, जनन क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है। और त्वचा संबंधी जो चीजें हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन? विटामिन ए। अब विटामिन ई कहां पाया जाता है? देखिए, अगर हम देखें ताड़ का तेल, तो ताड़ के तेल में जो है जो पाया जाता है वो एक तो कह सकते हैं नशीला पदार्थ है, ठीक है ना। और उससे ताड़ निकाली जाती है, जिसको कई जगह पर अल्कोहल बनाने में भी यूज करते हैं, या उसको सीधे अल्कोहल के तौर पर यूज करते हैं, सीधे जो है उसको नशे के तौर पर यूज करते हैं। नारियल का तेल आप लोग जानते हैं, आप स्किन पे यूज करते हैं, हेयर्स में यूज करते हैं और जगह जगह पे यूज करते हैं, लेकिन इन सब में कहीं विटामिन ई नहीं पाई जाती है। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना। सरसों का तेल भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली फैट होता है, फैट यहां पर भी होता है। और इसमें क्या होता है? मोस्टली ये क्या होता है? एक तरह से एनेस्थेटिक होता है, नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। तो आपके पास जाहिर सी बात है ना, ए तो ए होगा आंसर, ना बी आंसर होगा और ना ही डी आंसर होगा। क्या है इसमें आंसर? आंसर इसमें सी होगा। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर सी होगा। और क्यों होगा इसको समझिए। गेहूं क्या करता है? इसको थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कौन सा? गेहूं अंकुर का तेल। एक्चुअली जो गेहूं होता है हमारा, इस गेहूं से निकाला जाता है गूदा। गूदा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पल्प, ठीक है। और ये जो गूदा है, इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन, ठीक है। गेहूं के का जो बीज है उसका एक तरह से केंद्रीय भाग है, ठीक है। और इस गूदा को या इस सेंट्रल पार्ट को हम और क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ द व्हीट, हार्ट ऑफ द व्हीट, ठीक है। गेहूं का हृदय भाग, सेंट्रल पार्ट है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। गेहूं का जो गूदा वाला पार्ट होता है, इस गूदा वाले पार्ट से ही क्या किया जाता है? पल्प ऑयल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पल्प ऑयल बनाया जाता है। और ये जो पल्प ऑयल है, ठीक है, ये विटामिन ई का बड़ा रिच सोर्स होता है। विटामिन ए का बड़ा रिच सोर्स होता है और ये बॉडी में जाता है और ये स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉडी में ये स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। और हमारी बॉडी क्या करती है? इसको अल्टीमेटली विटामिन ई में कन्वर्ट कर करके और फिर इसको आवश्यकता अनुसार उपयोग करती है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या सही होगा?
सी आंसर सही होगा। किससे मिलता है ये? गेहूं, कहीं पर अंगूर का तेल लिखा रहेगा, कहीं पर गेहूं के बीज का तेल मिला रहेगा, बीज का तेल लिखा रहेगा, या कहीं पर गेहूं का तेल लिखा मिलेगा, उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैफीन क्षारक उपस्थित होता है। कैफीन क्षारक उपस्थित होता है। कैफीन आप लोग जानते हैं क्या है? कैफीन जो है ये एक तरह से निश्चेतक है। निश्चेतक, निश्चेतक यानी अभी बताया मैंने आपको एनेस्थेटिक। क्या है ये? एनेस्थेटिक है ये। और आपको कह सकते हैं बेहोशी, लेकिन बेहोशी के तो आप पीते नहीं हो, जाहिर सी बात है। आप किसके लिए पीते हो? मदहोशी के लिए पीते हो। किसके लिए? मदहोशी के लिए आप पीते हो। तो वो लाने का क्या करता है? ये काम करता है, ठीक है ना, यानी नशीला पदार्थ एक तरह से है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब आप चाय पीते हैं या आप कॉफी पीते हैं तो कितना पीते हैं? बहुत थोड़ा सा पीते हैं, थोड़ा सा पीते हैं। उतने से ना तो आप बेहोश हो जाएंगे और ना ही बहुत मदहोश हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा तो होंगे ना, थोड़ा तो होंगे। याद रखिएगा, केवल चाय में क्वेश्चन कह रहा है कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है कहां पर? केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय और कॉफी दोनों में, नींबू पानी में। तो एक्चुअली नींबू पानी का तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। एक्चुअली ये चाय में भी होता है, ये कॉफी में भी होता है, और सी ऑप्शन क्या कह रहा है? चाय और कॉफी दोनों में है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें सी, चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। कौन? ये कैफीन दोनों पाया जाता है, इसीलिए दोनों के पीने से हल्का सा नशा, हल्का सा नशा। और नशा इसलिए है, इसीलिए देखिए, आप देखिए इससे क्या मिलता है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या नहीं मिलता ये इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं मिलता है? कैफीन नहीं मिलता है। और जब ये नहीं मिलता है तो आपको समयानुसार, यानी एक पर्टिकुलर टाइम जिसमें आप लेते हो, ज्यादातर इसमें तलब लगती है। तलब समझते हैं ना? तलब का मतलब है कि जिसकी आवश्यकता हो एक समय पर वो आपको मिले। अगर वो नहीं मिलता है तो उसकी डिमांड आपकी बॉडी करती है, उसे बोलते हैं तलब, ठीक है ना। ठीक, तो समय अनुसार इसकी आवश्यकता महसूस होती है। क्या है ये? चाय और कॉफी दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। एक तरह से क्या है? नशीला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि, ठीक है, कुनैन। कुनैन, प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कहां से इसको प्राप्त किया जाता है? कह रहा है कि सिनेमन की छाल से, ए ऑप्शन सिनेमन की छाल से, दूसरा है सिंकोना की छाल से, तीसरा है तुलसी की पत्तियों में, और अगला है कत्था वृक्ष की छाल से। तो इसमें पहली चीज तो कत्था वाला मामला तो बिल्कुल गड़बड़ है, तुलसी वाला मामला भी गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। अब दो है, सिनेमन की छाल और सिंकोना की छाल। एक्चुअली सिनेमन की छाल से कुनैन नहीं प्राप्त किया जा सकता है, वो संभव ही नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा बी। क्या होता है? सिंकोना की छाल से। ये जो सिंकोना आप देख रहे हैं, ये सिंकोना जो है एक बहुत ही ऐसा जो है एक पौधा होता है जिसको आप कह सकते हैं सदाबहारी पौधा होता है, ठीक है ना। सदाबहारी पादप है जो झाड़ी और ऊंचे वृक्ष के रूप में पाया जाता है। ये एक फैमिली होती है इसमें, रुबिएसी। ये रुबिएसी कुल का मेंबर होता है, ठीक है। और इसकी छाल से ही क्या होता है? इसकी छाल को से ही इस कुनैन औषधि को प्राप्त किया जाता है। और इसका काम ये बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा माध्यम बना देती है। कुनैन आप जानते हैं, कुनैन सल्फेट, ठीक है ना। अगर आप डालें पानी में तो उबलेगा हल्का हल्का, इसीलिए जब तक मलेरिया एकदम क्लियर नहीं हो जाता है पेशेंट को, तब तक डॉक्टर मलेरिया की दवा आपको नहीं देता है। क्योंकि अगर मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है आपके ब्लड में नहीं है और फिर आपको दे दिया गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हार्मफुल हो सकता है, नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। इसीलिए जब तक मलेरिया कंफर्म नहीं हो आपको खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए, और डॉक्टर तो मोस्टली देगा ही नहीं कभी आपको, ठीक है। और आप जानते हैं मलेरिया किससे होता है? दो तरह के प्रोटोजोआ से होता है, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है और दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होता है, जो हम किसी न किसी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो ये जो कुनैन है ये किससे मिलता है? सिंकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। और ये सदाबहारी पौधा है, ठीक है ना।
तो ये हमेशा ही लगभग लगभग उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन इसमें बी सही होगा। ठीक है, मलेरिया किससे होता है आप जानते हैं? मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और उसमें मलेरिया मादा एनाफिलीज क्या होती है? इसी प्रोटोजोआ की वाहक होती है। किस प्रोटोजोआ की? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम की। सबसे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका किसी एग्जाम में, शायद पीसीएस में एग्जाम पूछा गया था, सबसे ज्यादा भारत में जो मलेरिया होता है वो किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है कि प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम से होता है? तो किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, फैलसीपेरम से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए। किसके लिए? सोचने के लिए। सोचना यानी थिंकिंग, थिंकिंग यानी विचार विमर्श करना। ठीक है ना, विचार करना, इसके लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। हृदय गति नियंत्रण, ठीक है, ये जो हृदय गति नियंत्रण है ये कैसे करता है? हृदय गति नियंत्रण एक्चुअली आपकी बॉडी में, जब ब्रेन का वीडियो आप देखेंगे हमारा नर्वस सिस्टम का, तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली ये जो हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है, इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप में है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमस, या कह सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, इसमें एक तो ब्रेन आता है और दूसरा आपका नर्व्स आती हैं। दूसरा क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं, यानी तंत्रिकाएं आती हैं। नर्व्स आती हैं, तंत्रिकाएं आती हैं। ठीक है, जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक सिस्टम आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में भी 2 तरह के सिस्टम हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो दोनों तंत्र देख रहे हैं ऑटोनॉमस के, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट करते हैं। जैसे अगर इसने रक्तचाप को बढ़ाया तो ये क्या करेगा? रक्तचाप को कम करेगा। यानी अगर इसने आपकी पल्स को इंक्रीज किया, हार्ट बीट को इंक्रीज किया, तो ये क्या करेगा? कम करेगा। अगर ये रक्तदाब बढ़ा रहा है तो ये रक्तदाब क्या करेगा? कम करेगा। अगर ये रक्त वाहिनियों को सिकोड़ रहा है तो वो क्या करेगा? रक्त वाहिनियों को फैलाने का काम करेगा। अगर ये आप, यानी जो हृदय संबंधित मामले इसमें हैं, इसमें ये भी कंट्रोल करता है, यानी सोचने समझने का काम तो करता ही है, हृदय गति नियंत्रण का काम भी करता है। यानी सोचने समझने का तो काम कर ही रहा है, हृदय गति के नियंत्रण का भी काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कह रहा है शरीर के संतुलन के लिए। अब देखिए, जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क में अगर कॉमनली देखें तो 3 भाग हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये जो हिंड ब्रेन है, ठीक है, रोमेनसेफेलान को बोलते हैं। ठीक है, रोमेनसेफेलान है, इसके भी 2 भाग हैं, इसके भी 2 भाग हैं। एक है मीटेनसेफेलॉन, एक है माइलेनसेफेलॉन। मीटेनसेफेलॉन के फिर 2 भाग हैं, एक है पॉन्स और दूसरा है सेरिबेलम। तो इसमें जो ये पश्चिम मस्तिष्क है, इसमें ये क्या करता है? शरीर के संतुलन से संबंधित काम भी करता है और कलात्मक क्रियाओं के नियंत्रण का भी काम करता है। तो कुल मिलाकर के तीनों काम आपने कहां देखे? ब्रेन के तीनों काम देखा आपने। हमने इसको यहां पर बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, पर जब आप ब्रेन का जो वीडियो देखेंगे, तंत्रिका तंत्र का जो हमारा वीडियो देखेंगे, उसमें ये डिटेल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो सही क्या है? मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? वास्तव में मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? अगर आंसर बेस पे देखेंगे तो सभी के लिए, यानी इसमें आंसर क्या होगा? डी। उपरोक्त तीनों के लिए हमारा जो मस्तिष्क होता है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। कुछ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पौधे जो नाइट्रोजन है उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमने पहले के वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है कि जो ये नाइट्रोजन है प्रकृति में, इस नाइट्रोजन को बेसिकली हम लोग नहीं बल्कि पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। लेकिन हमने आपको यही बताया था कि जो नाइट्रोजन है सीधे इसको ये नाइट्रेट में बदल सकते नहीं है और नाइट्रोजन को ग्रहण कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और बिना नाइट्रोजन के ये रह नहीं सकते हैं, रह भी नहीं सकते हैं। जहां नाइट्रोजन नहीं वहां पौधा उग नहीं सकता। तो इसके लिए आप जानते हैं कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जैसे एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, फला फला फला, ठीक है ना, राइजोबियम। इसी तरह से कुछ एल्गी हैं, कुछ एल्गी भी हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये सब इनका काम करते हैं। और ये सब जो है दलहनी फसलों की जड़ों में, या कुछ ऐसी फसल है जैसे ढैंचा है, लोबिया है, या कुछ और है ऐसे फसलें जिनमें ये प्राकृतिक तौर पर खूब उपस्थित होते हैं। इसीलिए इनको इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही खेतों में पर्टिकुलरली इनको उगाया जाता है। कई बार इसे जो फसल होती है उसको प्राप्त करें या ना करें, उससे पहले चाहे उसको पलटवा दें, लेकिन वो खेत की उनमें उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि समझना क्या कि पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। आंसर सीधे मिल गया होगा आपका, नाइट्रेट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। किसमें? नाइट्रेट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। लेकिन इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्वतः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जो है बैक्टीरियाज हैं, कुछ आपके एल्गीज वगैरह हैं, ठीक है, यानी कुछ जीवाणु हैं, कुछ शैवाल वगैरह हैं। ये क्या करते हैं? वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। और मैंने साफ साफ बताया आपको कि बिना नाइट्रोजन के ये पौधे सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो आंसर इसमें सही क्या होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित किस युग्म यानी ग्रुप में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है। ये थायोमीन लिखा है, वास्तव में क्या है? थायमीन है। क्या सुमेलित नहीं है इसको देखना है आपको। थायमीन यानी विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। आप जानते हैं विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग होता है। जाहिर बात है सही सुमेलित है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी इसे क्या कहेंगे? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो इसका मतलब ये भी सही सुमेलित है, सही मिला हुआ है, ठीक है ना। तीसरे को छोड़ दीजिए, जरा चौथे पे आइए। विटामिन के, विटामिन के को भी आप जानते हैं, यह सीधा संबंध किससे है? इसका रक्त के जमने से है, ब्लड की क्लॉटिंग से है। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का आसानी से बन नहीं पाता है, ठीक है। अब विटामिन ए वर्णांधता, एक्चुअली यहां पर गड़बड़ी क्या हो गई? विटामिन ए का संबंध किससे है? विटामिन ए का संबंध है बेसिकली रतौंधी से। किससे संबंध है? रतौंधी से, यानी नाइट ब्लाइंडनेस से, जिसमें आपको कम प्रकाश में बहुत कम दिखाई पड़ता है, ठीक है। और रतौंधी क्या है ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। विटामिन ए का काम क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल में समझाया है कि रतौंधी का विटामिन ए का क्या संबंध है, क्या उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो एक्चुअली लेकिन जो वर्णांधता है इसका संबंध भी तो आंख से ही है ना, इसीलिए कई कंफ्यूजन करने के लिए डाल दिया गया आपने वर्णांधता। लेकिन विटामिन ए का संबंध रतौंधी से है, वर्णांधता से नहीं। क्यों नहीं है? वर्णांधता जो आपकी है इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी इसको हम और भी कुछ कहते हैं, लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है और बीमारी है कैसी? एक्चुअली ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ये क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता के आधार पर, और ये एक्स सहलग्न लक्षण है, दुर्बल एक्स सहलग्न लक्षण है जो
जो सेक्स क्रोमोसोम आपके हैं, लिंग गुणसूत्र हैं एक्स और वाई, उसमें एक्स क्रोमोसोम पर ये पाया जाता है। ठीक है, दुर्बल एक्सालन रोग है। जो आनुवंशिकता का हमारा वीडियो होगा जेनेटिक्स का, उसमें आप इसको देखिएगा, समझाया होगा वहां हमने आपको इसको। ठीक है, तो ये वर्णांधता क्या है, आप इसको ऐसे कहिए कि वर्णांधता क्या है, एक जेनेटिकल डिजीज है। ठीक है, जेनेटिकल डिजीज यानी इनहेरिटिकल डिजीज, इनहेरिटिकल डिजीज। ठीक है ना, और ये जो है माता पिता के पैतृक लक्षणों के आधार पर ही संतानों में विकसित होती है। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, उसको लाल और हरा दोनों ही रंग क्या दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। दुनिया में बहुत सारे लोगों की बीमारी है, जैसे आपके फेसबुक के संस्थापक हैं, उन महोदय को भी ये बीमारी है। ठीक है, उनको भी जो है एक कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने अपना लोगो क्या बना रखा है, ब्लू बना रखा है। ठीक है, उनको लाल भी शेड दिखाई नहीं पड़ता है, हरा भी दिखाई नहीं पड़ता है, ये दोनों रंग क्या दिखाई पड़ते हैं, काला दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो पहली चीज तो कैंसर को समझिए, कैंसर किसे कहते हैं। एक्चुअली हमारे शरीर में जैसे मान लीजिए सेल है, तो सेल का एक आपके जितने भी अंग की सेल है, चाहे वो लीवर की सेल हो, चाहे वो आपकी इंटेस्टाइन की सेल हो, आपके हार्ट की सेल्स हो, आपके लंग्स की सेल्स हो, कहीं की भी सेल्स हो, लगभग हमारे शरीर में रचना और कार्य के आधार पर देखा जाए तो लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, लगभग 200 प्रकार के अंग या उससे संबंधित भाग भी पाए जाते हैं। जितनी प्रकार के अंग या भाग उतनी प्रकार की हमारी कोशिकाएं भी होंगी। ठीक है ना, तो अब जैसे रेटिना बनाए तो रेटिना आंख की है तो उसकी अलग सेल है, कॉर्निया की अलग सेल है, लेंस की अलग सेल है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब होता क्या है बेटा, सबका एक प्रॉपर शेप होता है और सबकी एक प्रॉपर ग्रोथ होती है। सबका एक प्रॉपर एक नियमित आकार होता है और उनका एक नियमित विकास भी होता है। लेकिन अगर उन्हें मान लीजिए सपोज है कि ये एक कोशिका है और इसका क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, माइटोसिस हुई। अब इसमें इसी तरह की समान कोशिका अगर ये दोनों बन रही है तो क्या कहेंगे, प्रॉपर सिस्टम चल रहा है। अब इसमें फिर विभाजन हुआ तो फिर इसी तरह कोशिकाएं बनी, जो भी इसका शेप होगा और साइज होगा ऐसे बनी कोशिकाएं। ये क्या है, ये माइटोसिस है, हो रही है, समसूत्री विभाजन है। अगर ये अर्धसूत्री होती तो आदि तो ये 4 कोशिकाएं बनती। ठीक है ना, अब ये प्रॉपर सिस्टम हुआ, प्रॉपर मेथड हुआ। लेकिन अगर इनमें से कोई कोशिका ऐसे ऐसे बने तो, इनमें से कोई कोशिका ऐसे ऐसे बने तो, कोई कोशिका इसमें ऐसे ऐसे डेवलप हो तो ये क्या है, डेवलप तो हो रही है, कोशिका बन तो रही है, लेकिन ये इनका प्रॉपर शेप नहीं है जो होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि जिस कोशिका से विभाजन हो रहा है उसी के आधार पर इसको बनना चाहिए। तो इसका आकार कैसा है, बेसिकली इसका आकार कह सकते हैं आप अनियमित है। क्या आकार है इसका, अनियमित है, इरेगुलर इसका आकार है। ठीक है, इरेगुलर इसका आकार है। तो एक्चुअली कैंसर कहते ही इसको है, कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। कोशिकाओं के अनियमित या अनियंत्रित विकास की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। ठीक है ना, अब देखिए ये कहां कहां पर होता है, ये किसी भी अंग में हो सकता है, किसी भी अंग में हो सकता है। लेकिन ये जो ल्यूकीमिया बीमारी है, जैसे समझिए, ल्यूकीमिया वो बीमारी है जिसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, इनकी जो संख्या है, इनमें इसको हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। इसमें जो आरबीसी है, हम ल्यूकीमिया की बात कर रहे हैं, जो आरबीसी है इसका विकास क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है, अनियमित हो जाता है। यानी इसका विकास इस प्रकार से होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन के संवहन की क्षमता नहीं होती। यानी इस जो है, जो आप देख रहे हैं, इसमें हीमोग्लोबिन को कैरी करने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करने लायक ही नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं है। भाई आरबीसी गड़बड़ है तो हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाएगी।
हीमोग्लोबिन लग नहीं पाएगा। हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन और CO2 का भी संवहन नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली ये कोशिका हमारे लिए बेकार है ना, है तो हमारे अंदर आरबीसी, लेकिन ये कोशिका क्या हमारे लिए बेकार है, तो इसका कोई हमारे शरीर में जो है एक तरह से उपयोग नहीं हुआ, ठीक है, और ये हमारे लिए अनयूजफुल हो गई, ठीक है, हमारे लिए क्या हो गई, ये अनयूजफुल हो गई, इसका कोई हमारे जो है शरीर में उपयोग नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ब्लड को हमको लगभग 1 महीने में बदलवाना पड़ जाता है। एक तरह से बेकार कैंसर है, इसको हम ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी, आरबीसी आंसर क्या सही होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, ठीक है ना, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है, वह पीड़ित है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। किससे, बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति अम्लता से। एक्चुअली सीधे इसके आंसर पर आते हैं। तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में होती हैं और इसका आंसर है ए। क्या है आंसर, ए। ये जो आप देख रहे हैं इस रोग को जो है भोजन करना रोक देना चाहिए समझ नहीं पाता है, इसको बेसिकली भस्मक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भस्मक रोग, ठीक है ना, भस्मक रोग भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति खाना खाता चला जाता है, खाना खाता चला जाता है, जब तक उसको आप रोकेंगे नहीं या उसकी वोमिटिंग ना हो जाए तब तक उसको समझ में नहीं आता कि हम बहुत खा लिए हैं। जाहिर सी बात है इतना खाएगा तो मोटा भी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा तो लेजी भी हो जाएगा। जितना ज्यादा खाना उतना ज्यादा आलसपन, उतना ज्यादा मोटापा, उतना ज्यादा ब्रेन का गड़बड़ भी होना। ज्यादा खाना ब्रेन के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वो कुछ खास काम का आदमी नहीं रह जाता है। लेकिन मेन चीज यह है कि इतना खा लेता है, ज्यादा यानी ज्यादा खा लेता है। तो अगर ज्यादा खा ले रहा है, सामान्य तौर पर ज्यादा खा ले रहा है, उसको होश आ जाता है बाद में या किसी ने बता दिया भाई बस हो गया भाई, ठीक है ना, तो रुक जाता है। लेकिन उससे मोटापा तो बढ़ जाएगा ना, ज्यादा बार खाएगा मोटापा बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली मोटापा कम करने के लिए भी तरह तरह के उपाय खोजेगा वो। अगला बंदा इस मोटापे को कम करने के लिए भी क्या करेगा, तरह तरह के उपाय खोजेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज डॉक्टरी सलाह भी है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। कुछ जो उसके साथ में लोग रहते हो, घर वाले जो हैं, वो उसको समय पर याद दिलाए नहीं बस भाई इतने है, उसको खाना उतना ही दिया जाए जितना उसको चाहिए, उससे ज्यादा देंगे। अगर थाली में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके थाली में रख दिया जाता है खाना, आपकी मील में खाना रख दिया जाता है कि भाई जो मन वो खा लो और फिर जो ना लगे उसको छोड़ दीजिएगा। एक्चुअली वो भूल जाता है और जितना रखा है वो सब खा जाता है। आप सोचे भी नहीं थे इतना खा जाएगा, उतना खा जाता है वो। तो ये बीमारी फिर अल्टीमेटली आपके मोटापे और अन्य प्रकार के विकार का कारण बनती है। किस उसको क्या बोलते हैं हम, बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव रक्तदान के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव रक्तदान के लिए, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, होता है, ठीक है, सार्वत्रिक दाता होता है। अब अगर हमारे रक्त वाले ब्लड वाले चैप्टर को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे आप, तो उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा। हमने आपको इसमें बताया था कि दो चीजें, एक तो सार्वत्रिक रक्तदाता और दूसरा सार्वत्रिक रक्त प्राप्तकर्ता। सार्वत्रिक रक्तदाता कौन हो सकता है, जब ए बी और ओ, जब कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को बांटा था केवल किसमें, ओ, ए, बी और ए बी, यानी जब इतने बांटा था केवल, तो क्या था इसमें जो सार्वत्रिक रक्तदाता था वो क्या था, ओ था, ठीक है। लेकिन जब बाद में कार्ल लैंडस्टीनर के साथ वीनर मिल गए, तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने जब RH फैक्टर की खोज किया तो इस रक्त को कितने भागों में बांटा,
ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। तो इसमें ये RH एंटीजन की खोज की बात की जाए तो फिर क्या हो गया, इसमें सार्वत्रिक रक्तदाता ये O नेगेटिव हो गया। तो जब एंटीजन के आधार पर, जब RH फैक्टर के बेस पर पूछा जाएगा तो O नेगेटिव होगा सार्वत्रिक रक्तदाता, और अगर जनरल सेंस से पूछा जाएगा बिना RH नेगेटिव के, बिना RH फैक्टर के, तो क्या होगा, O होगा। ठीक है, तो एकदम कन्फर्म है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए दो तो इसमें RH फैक्टर के बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये दोनों क्या हैं, ये RH फैक्टर के बेस पर पूछे गए हैं, और दो ये समांतर पूछे गए हैं। तो इस आधार पर हमने क्या बताया, आंसर क्या होगा, ठीक है, वो होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। लेकिन इसी तरह से प्राप्तकर्ता में भी हमने आपको बताया था, वैसे देखा जाए तो ओ बी ओ ए बी और ए बी। लेकिन अगर हम फैक्टर के बेस पर देखेंगे, फैक्टर के बेस पर देखेंगे तो क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें बल्कि इसको ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए इसको कॉमनली, जिससे आपको दिक्कत नहीं होने पाए। ठीक है, तो अगर हम सामान्य तौर पर देखेंगे तो जो ए बी है ये क्या है, सार्वत्रिक रक्त प्राप्त करता है। ठीक है ना, सार्वत्रिक तौर पर रक्त प्राप्त करता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर हम किस बेस पर देखें, अगर हम इस बेस पर देखें कि RH फैक्टर के बेस पर, तो ए बी पॉजिटिव क्या होगा, ये सार्वत्रिक रक्त प्राप्त करता होगा, यानी यूनिवर्सल डोनर O या O नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ये कौन होगा, ए बी या ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर RH फैक्टर के बेस पर देखेंगे तो ए बी पॉजिटिव और यहां पर O नेगेटिव, और अगर नॉन RH फैक्टर के तौर पर देखेंगे तो O और ए बी। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, ध्यान समझिएगा तो पूरा, जहां पर लगे थोड़ा सा रिव्यू करिएगा इसको, तो पीछे करिए वीडियो को, तो आपको और चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, दोबारा प्रॉब्लम अगर कोई हो तो। ठीक है, आइए, तो क्या सही होगा इसमें आंसर, क्योंकि इसमें RH फैक्टर की बात नहीं कर रहा है, तो क्या होगा इसमें, ये होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, अगर वैसे देखा जीवाणु मुक्त मतलब नॉन बैक्टीरियल, ठीक है, नॉन बैक्टीरियल, ठीक है ना, बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो पहले जो यूज होता था बेटा वो क्लोरीन डाइऑक्साइड, पहले जो है इस क्लोरीन डाइऑक्साइड को ही इस्तेमाल किया जाता था। इसको हम बेसिकली लाल दवा भी कहते थे, लाल दवा कहते हैं। अगर आप लोग जो पुराने लोग थोड़े होंगे उनसे पूछिएगा तो बताएंगे कि कुओं में ये लाल दवाई डाली जाती थे, कुएं होते थे पहले, वेल होते जिससे पानी निकलता था, ठीक है, उसमें लाल दवाई डाली जाती थी, और उसको जो है उसमें से जो दुनिया भर के बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, उनको मारने का काम करती थी। लेकिन आज के समय देखा जाए अगर, तो जैसे ओजोन ही है, ओजोन है, तो कई बार ओजोनाइजेशन, चेहरे का ओजोनाइजेशन किया जाता है, जब कील मुहासे हो जाते हैं तो इसका भी एक ओजोन ट्रीटमेंट आता है। आपका जो घर में RO लगता है उसमें भी लिखा रहता है ओजोन, ठीक है ना, तो उसमें भी RO को भी नॉन बैक्टीरिफाइंग करने के लिए क्या करते हैं, ओजोन का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर के आज ओजोन का भी इस्तेमाल करने लगे हैं हम लोग। ठीक है, ओजोन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, और क्लोरेमीन का भी आज के समय हम यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन के हिसाब से, अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के इसमें सभी सही हैं, तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसमें, डी हो जाएगा। ओजोन भी है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी है, और क्लोरेमीन भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में इसको बताया था, थोड़ा सा
ठीक है, लेकिन फिर तो समझिए आप, रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। एक्चुअली जो रक्त कैंसर है इसके उपचार में कई चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कोबाल्ट 65 नहीं बल्कि कोबाल्ट 60 का उपयोग भी ब्लड कैंसर में किया जाता है, ठीक है ना, सॉरी कैंसर के उपचार में किया जाता है। ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 60 का यूज नहीं करते, किस में करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। जहां तक फास्फोरस 32 की बात है, फास्फोरस 32 का उपयोग, सॉरी आयोडीन 131 का उपयोग है, तो इसका भी उपचार हम लोग किसमें करते हैं, कैंसर में करते हैं। और अगर हम सोडियम 24 की बात करें तो जो सोडियम 24 है इसका भी इस्तेमाल हम कैंसर में ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फास्फोरस 32 है, ये फास्फोरस जो 32 है स्पेशली रक्त कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए यही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो हम फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किस में करते हैं, रक्त कैंसर के उपयोग के लिए करते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। अगला क्वेश्चन है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। एक्चुअली मिर्च में जो तीखापन होता है वो किससे होता है, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। देखिए हमारे जो टेस्ट होते हैं, आप जानते हैं जो स्वाद होता है वो 4 प्रकार का होता है। अगर हम स्वाद की बात करें तो स्वाद कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक है मीठा, दूसरा है नमकीन, तीसरा है कड़वा और अगला है खट्टा। और ये जीभ इनको ग्रहण करने के लिए हमारे जीभ पर अलग अलग उसमें जो है वो स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बड्स जो है वो होती हैं और इनकी संख्या भी काफी ज्यादा होती है। और एक स्वाद कलिका में लगभग 50 के आसपास, यानी एक स्वाद कलिका यानी स्वाद कलिका मतलब टेस्ट बड्स, ठीक है। एक स्वाद कलिका में यानी टेस्ट बड्स में लगभग 50 क्या होती हैं, स्वादग्राही कोशिकाएं, ठीक है। स्वादग्राही कोशिकाएं यानी टेस्ट रिसेप्टर्स जो है वो होती है कितना, 50 एक स्वाद कलिका में। तो इतनी सारी स्वाद कलिकाएं कितना होगी, बहुत होंगी। अब 4 प्रकार का स्वाद, मीठा, नमकीन, कड़वा और खट्टा। कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मिर्च की तीक्ष्णता यानी तीखापन जो होता है वो किसके कारण से आता है। अब देखिए इसमें और सब पर हम छोड़ दे रहे हैं, आप जानते हैं एंथोसाइनिन और लाइकोपेन, ठीक है, कैरोटीन, इन सब कोई मतलब नहीं। कैरोटीन का से गाजर का रंग आता है, ठीक है। लाइकोपेन से टमाटर का रंग आता है, आप जानते हैं इससे टमाटर का रंग आता है। और जो एंथोसाइनिन है, ठीक है, ये भी जैसे जामुन है, किशमिश है, अंगूर है, इन सब में जो रंग आता है वो, ठीक है, जैसे जामुन है, अंगूर है, किशमिश है, इन सब में जो रंग आता है वो किससे होता है, एंथोसाइनिन से होता है। अब ये बचा कैप्साइसिन, ठीक है, इसको कॉमनली हम कहते हैं कैप्सेसिन। क्या कहते हैं, कैप्सेसिन, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है आपका, कैप्सेसिन। ये जो कैप्सेसिन यौगिक है ये क्या है बेटा, ये एक यौगिक है, कंपाउंड है। इस कैप्सेसिन यौगिक की उपस्थिति के कारण ही मिर्च का रंग क्या होता है, मिर्च का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, तीखा होता है। कैप्सेसिन के कारण ही मिर्च का स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। मिर्च का स्वाद तीखा होता है। अब यहां जरा ये भी जान लीजिएगा आप लोग कि ये तीखा कोई स्वाद नहीं होता। ये जो तीखापन है, जो तीखापन होता है मिर्च में, ये कोई स्वाद नहीं होता है, बल्कि यानी तीखा जो आप देख रहे हैं, इसको एक क्वेश्चन पूछा गया है और पहले लैंग्वेज बदल करके ध्यान दीजिएगा। जो तीखा है, जो तीखापन है, ठीक है, ये कोई स्वाद नहीं है,
बल्कि ये क्या है, एक तरह के जलन की अनुभूति है। क्या है ये? जलन की अनुभूति है। वैसे मिर्च में विटामिन सी भी होता है, आयरन भी होता है, किसमें? हरी मिर्च में भी, लाल मिर्च में भी, और विटामिन सी केवल हरी मिर्च में होती है। लेकिन ज्यादा खा लेने से क्या होगा? ज्यादा खा लेने से क्या हो जाएगा? विटामिन सी में जो है ज्यादा खाने से क्या होता है, इसमें आपको अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी मिर्च जो है आपके पेट में अल्सर भी उत्पन्न कर सकती है, और अल्सर आप जानते हैं एक बार हो जाने पर काफी समय के बाद ही ठीक होता है। तो याद रखिएगा, मिर्च में कोई स्वाद नहीं होता है, ये एक प्रकार के जलन की अनुभूति है। किससे होती है? कैप्सेसिन यौगिक के कारण होती है। तो आंसर क्या सही होगा इसमें? आंसर इसमें सही होगा बी, आंसर सही होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अगर कुछ इसको करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, ठीक है, या कहिए इसको मैं पूरा हटा देता हूं। ठीक है, तो किससे आंसर क्या सही होगा? मिर्च की तीव्रता किसके कारण होती है? कैप्सेसिन यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? दो चीज ध्यान दीजिएगा, सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल। क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में सॉल्व करने के चक्कर में एक अच्छे खासे सरल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। उसका कारण यही है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? चावल में अमीनो एसिड होता नहीं, क्योंकि जो प्रोटीन सब्सटेंस होंगे उसी में अमीनो एसिड होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही क्या होता है, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होती है, प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड से बनेंगे। अब यहां देखा जाए तो चावल में क्या है? स्टार्च है। स्टार्च किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। तो कुछ कोई मतलब नहीं है। दूध में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, पर क्या पूछ रहा है? सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल। क्या सारे के सारे जितने भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या सब इसमें होते हैं? नहीं हो सकते हैं। अंडा है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन क्या सब होते हैं? हमारे लिए जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं क्या वो सब होते हैं? नहीं। सच बात यह है कि कुछ दूध में है, कुछ अंडा में है, कुछ दाल में है, कुछ मशरूम में है, कुछ कहीं और है, तब जाकर, इसलिए हम डिफरेंट इसलिए क्या कहता है कि भोजन में एक ही पदार्थ, दो पदार्थ ज्यादा ना हो, बल्कि भोजन कम हो लेकिन उसमें आइटम्स ज्यादा हो। ठीक है, जिससे आपको अलग अलग विटामिन मिल सके, अलग अलग आपको मिनरल्स मिल सके। ठीक है ना, लेकिन मैंने कम खाइए लेकिन इसमें वेराइटीज जो है, आइटम्स जो हो क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई एक ऐसा पदार्थ नहीं है जिनमें सारे के सारे एमिनो एसिड अवेलेबल हो। अगला क्वेश्चन देखिए, येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है। येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है किसकी? बैगन की, भिंडी की, मटर की, पत्ता गोभी की। अगले सीधे आंसर पर आते हैं। येलो वेन मोज़ेक बीमारी है भिंडी की। किसकी? भिंडी की। भिंडी में क्या होता है? भिंडी में जो पत्ती होती है, इस पत्ती में जो ये वेन्स होती हैं, ये वेन्स होती हैं, जब इस पर इस बीमारी का अटैक होता है तो क्या हो जाता है, ये जो पत्ती की जो वेन्स देख रहे हैं, ये वेन्स धीरे धीरे क्या होती हैं, हल्का हल्का ऐसे येलो होने लगती हैं। क्या होती हैं? ऐसे पीली पड़ने लगती हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? हम येलो वेन मोज़ेक कहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो पीलापन देख रहे हैं ये पूरी ऐसे पत्ती पर फैलने लगता है, और जो पत्ती होती है वो लगभग कुछ झिन्नेदार आकार की हो जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये जो पीलापन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, शुरुआत में क्या होता है, केवल इसी में पीलापन होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये ऐसे ऐसे पूरी पत्ती पे फैल जाता है। और इससे क्या है, अगर ये शुरुआत में ही हो गया तो लगभग 90% तक पैदावार कम हो सकती है। अगर ये देर में हुआ, कब? जब उसमें फल आने लग शुरू हो जाए या फूल लगने शुरू हो जाए तब आ जाएगा, तब लगभग मान चलिए कि 40% पैदावार कम हो जाएगी। लेकिन ये भिंडी में अक्सर बीमारी हो लग जाती है। कौन सी? येलो वेन मोज़ेक। किसमें होती है? भिंडी में होती है। ऑप्शन क्या सही है? बी सही है। अगला देखिए, निम्न में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? टमाटर का रंग लाल होता है। अभी मैंने बताया आपको कैप्सेसिन,
कैप्सेसिन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैप्सेसिन क्या है? कैप्सेसिन जो है एक यौगिक है। कैप्सेसिन क्या है? एक यौगिक है। और कहां होता है ये यौगिक? कहां होता है? मिर्च में तीखेपन का कारण होता है। ये तीखेपन का कारक होता है। ठीक। अगर चूंकि क्या पूछा है? टमाटर पूछा है। कैरोटीन की बात करें हम, तो कैरोटीन जो होता है ये, इसका जो रंग होता है ये गाजर। किसमें? गाजर। तो गाजर का रंग बनाता है कौन? कैरोटीन। एंथोसायनिन के बारे में अभी बताया है मैंने आपको। किसमें? अंगूर है, किशमिश है, ठीक है, इनके रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो लाइकोपेन है, आंसर क्या सही होगा इसमें? 16 में आंसर क्या सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, तीनों बता दिया। कैप्सेसिन क्या है? एक यौगिक है, मिर्च में तीखेपन का कारक है। कैरोटीन गाजर के रंग के लिए उत्तरदायी है। एंथोसायनिन अंगूर, किशमिश और अन्य के लिए उत्तरदायी है। लाइकोपेन जो है ये टमाटर के रंग के लिए उत्तरदायी है। टमाटर का जो रंग होता है उसको हम हल्का लाल कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो ये कैरोटीन है, ठीक है, यहां पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो एक कैरोटीन है एक्चुअली इसमें ये गाजर है, लेकिन एक और है, जैसे गाजर का रंग हल्का लाल होता है, थोड़ा गहरा लाल, हल्का लाल। टमाटर का उससे ज्यादा गहरा होता है लाल। लेकिन सबसे ज्यादा गहरा किसका होता है? चुकंदर। जो चुकंदर होता है, आप जानते हैं चुकंदर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? गहरा लाल रंग। इसीलिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, सबके लिए सबका अलग अलग है। और ये जो चुकंदर का गहरा लाल रंग है ये होता है बीटर्निन के कारण। बीटर्निन के कारण। जब आपको हम वीडियो देंगे बाद में, अभी उसका बना नहीं है वीडियो, जब प्लांट्स का बनाएंगे पूरा बॉटनी का वीडियो, तो उसमें सारे यौगिक की पूरी लिस्ट देंगे आपको, सारी इसकी लिस्ट देंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा किस किस महत्वपूर्ण फल का या उसका रंग जो होता है वो कैसे होता है, किस किस के कारण से होता है। फिलहाल यहां समझ लीजिएगा, चुकंदर का गहरा लाल रंग विटामिन के कारण, मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण, कैरोटीन गाजर के रंग के लिए, एंथोसायनिन अंगूर किशमिश या वगैरह के लिए, लाइकोपीन किसके लिए? टमाटर के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? किसके कारण होगा? लाइकोपेन के कारण। कहीं लाइकोपेन मिलेगा, कहीं लाइकोपीन मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आम की किस्मों में से दशहरी और नीलम के क्रॉस से, ठीक है, दशहरी आप जानते हैं, दशहरी ये अवध के क्षेत्र में लखनऊ और कह सकते हैं बाराबंकी इधर के बीच में जो है ये रायबरेली के बेल्ट में, लखनऊ से लेकर रायबरेली की पूरी बेल्ट में दशहरी आम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? लखनऊ और रायबरेली के बीच में जो इलाका है उसमें ये खूब दशहरी होता है और पूरे भारत में या विश्व में भी इसकी सप्लाई होती है। सबसे पहले लगभग यही आम आता है इस इलाके में, ठीक है। नीलम एक अलग आम की वैरायटी है जो उत्तर प्रदेश में तो कम मिलती है थोड़ी सी, लेकिन भारत के और इलाकों में ज्यादा मिलती है। दोनों के क्रॉस करके बनाई गई एक फसल, आम की फसल है, उसे बोलते हैं आम्रपाली। इसे रटने की है बस इसको। अल्फांसो महाराष्ट्र का आम है, बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर है और इसकी विदेश में जो है वो आपूर्ति बहुत की जाती है, ठीक है। चौसा आप लोग जानते हैं, चौसा बिहार से भी आता है, चौसा यहां पर भी होता है, ठीक है। और एक मल्लिका, ये भी वैरायटी है, साउथ इंडिया की वैरायटी है, ठीक है। और ये एक तरह से जो बिहार में लंगड़ा आम होता है उस लंगड़ा आम का ये प्रतिरूप है जो साउथ इंडिया में होता है, ठीक है। तो ये इसमें आंसर क्या होगा? आम्रपाली होगा, ठीक है। कौन सी वैरायटी बनाई गई है किसको मिला करके? दशहरी और नीलम को मिला करके आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है? हार्मोन तो सभी हैं, लेकिन पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन हार्मोन आप जानते हैं, ये ग्लूकोज के कंट्रोल के लिए है, ठीक है, ग्लूकोज या शुगर के कंट्रोल के लिए आप जानते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन आप जानते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसके लिए है। इसका घटक कौन है? आयोडीन। कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, आप जानते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन ये फीमेल हार्मोन है, ठीक है, फीमेल हार्मोन है, महिलाओं से संबंधित हार्मोन है ये, ठीक है ना।
साइटोकाइनिन जो आप देख रहे हैं यही क्या है, प्लांट हार्मोन है। जो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा वहां आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, मोस्टली ये कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन किसके, कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए ये कौन सा है, इसमें आंसर क्या सही होगा, आंसर क्या सही होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा आंसर, इसमें सी सही होगा। क्या सही होगा इसमें आंसर, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कई जगह पर कहीं ढैंचा दिया है, सनई कहीं दिया है। ढैंचा है, ये भी एक रेशेदार प्रजाति है, इससे ठीक है रेशा निकाला जाता है, आप जानते हैं। पर कई जगह जब रेशा निकालने की बारी आए उससे पहले ही क्या करते हैं, सड़ा करके इसे रेशा निकाला जाता है, इसको पलटवा देते हैं। ठीक है, सनई भी एक रेशेदार ही प्रजाति है, इससे भी रेशा ही निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन बोड़ा और लोबिया, आंसर क्या होगा इसमें, वास्तव में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है, तो किसमें होता है, बोड़ा में। और बोड़ा यानी इसको लोबिया भी कहते हैं, बोड़ा क्या बोलते हैं, लोबिया भी कहते हैं। एक्चुअली इसके पौधे से लेकर के जो इसका फल मिलता है इसको लोबिया या बोड़ा, लोबिया कहते हैं इसका जो बीज हो जाता है, और बोड़ा कहते हैं जब ऐसे ऐसे पूरा ऐसे होता है ये। ठीक है, और ये ऐसे इसमें क्या भरा हुआ है, बीज भरा हुआ है इसमें ऐसे। ठीक है ना, तो जब ये ऐसे लंबा लंबा आपको मिलता है मार्केट में खाने के लिए, ठीक है, तो थोड़ा कम लोगों को पता होता है, ये ऐसे इसमें बीज होते हैं सफेद सफेद। ठीक है, तो ये बोड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन जो इसमें बीज पाया जा रहा है, इस सीड्स को हम क्या बोल देते हैं, लोबिया। ठीक है ना, ये सब प्रोटीन पदार्थ हैं, और जो प्रोटीन पदार्थ होगा उसमें क्या होगी, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। जिसमें इसके पौधे से लेकर के इसके फल और इसके बीज सभी में नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है, सभी में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। इसलिए कंपैरेटिवली देखा जाए तो आंसर क्या सही होगा, बोड़ा सही होगा, सी आंसर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, आजकल ये काफी मशहूर है। ठीक है, गोल्डन राइस कहते हैं इसको। ये इसका रंग जो होता है वो थोड़ा सुनहरा होता है, सोने जैसा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम गोल्डन राइस कहते हैं। और ये सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन ए का ये गोल्डन राइस भी क्या है आप जानते हैं। ये जो विटामिन ए है आप जानते हैं ये कैसी है, फैट सॉल्वेंट विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और ये गोल्डन राइस जब जाता है तो इसमें से एक पदार्थ प्रमुख तौर पर मिलता है, उसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसमें से जो विटामिन ए है उसको अपना आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे क्या करती है, उपयोग करती है। क्योंकि आप जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए हमारी बॉडी में संचित रहती है, और धीरे 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 हमारी बॉडी उसको उपयोग करती रहती है। इसीलिए जब विटामिन ए लें तो इसका मतलब नहीं कि ये जो है ये जल में घुलनशील की तरह है कि अगर एक्सेस अमाउंट हो गया तो बाहर निकल जाएगी, नहीं, ये हमारी बॉडी में क्या करेगी, स्टोर रहेगी। ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर रहेगी और धीरे धीरे हमारा शरीर क्या करता है, इसका उपयोग करता है। तो इस आधार पर आंसर क्या सही होगा, इसमें 20 का ए सही होगा। ठीक है, ये आपकी आंसर शीट रही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुझे लगता है आपको पूरा ये समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमारे कोचिंग के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी क्वेश्चन इसमें से संबंधित पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो भी आप लोग दे सकते हैं। ये सीरीज पूरी कंटिन्यू रहेगी, इसमें पूरा आप लगातार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसकी शॉट ले लीजिए इसका फिलहाल। थैंक यू।